Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel, Panesha for Competitive Examinations, and I am Piyush. So I hope all of you are doing well and good. And in this today's session, we are going to start the GK Panesha 4.0 series, right? तो अगर आपने इससे पहले जीके पेनेशिया सीरीज 1.0 कर ली है, 2.0 कर ली है, 3.0 कर ली है, अच्छा अगर आप इन तीनों सीरीज को भी मिलाओगे तो मुश्किल से मुश्किल 40 to 45 वीडियोस होंगी, है ना? और वो भी बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, ये 30 मिनट्स की है, कोई 36 मिनट की, यानी 40 मिनट से बड़ी कोई सेशन इसमें नहीं है। सारी की सारी लेंथ 25 मिनट टू 40 मिनट्स की है, तो मतलब हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर किया था। मतलब जो भी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर की थी एंड अगर आप उठा कर के देखोगे 22 वाला जो सीजीएल का पेपर हुआ है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से मैच की हैं। बट हमने 23 वाले सीजीएल के लिए कुछ यहाँ पे काम नहीं किया था। तो आई होप कि अब ये जो हम जीके पनेशिया 4.0 करने जा रहे हैं, इससे आपको सीजीएल जो 2024 के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 12 अभी आपका शेड्यूल्ड है जून के लास्ट में, सीपीओ आपका है ना? तो ये सारे के सारे एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको ये बहुत यूज़फुल सीरीज़ जो है प्रूव होगी। अच्छा ये इसका सेशन 1 है, अब जो बच्चे यहाँ पे नए होंगे, तो आपको एक बार मैं टीचिंग का मेथोडोलॉजी बता देता हूँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस उठाएँगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का मतलब बेसिकली ये है कि जो मोस्ट रेलेवेंट हैं 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज़ मतलब बेसिकली जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो ईसीए है वो यहाँ पर चेंज होगी। तो हम क्या करने वाले हैं जो भी रिसेंट में अलग-अलग एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सीएसआईआर का हुआ हो, चाहे वो आपके एनटीए के एग्ज़ाम्स हुए हों, चाहे वो टीसीएस ने एग्ज़ाम्स कराए हों, यानी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए निकल के आते हैं, हम उनको मोस्ट डिटेल में कवर करके चलेंगे। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, तो उससे रिलेटेड टॉपिक को हम बिल्कुल थ्रू आउट रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे कि अगर उस टॉपिक से अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा, तो वो आपका छूटेगा नहीं। बाकी आपको एक बार ये वाला सेशन भी करोगे, तो उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, है ना? तो बेसिक्स आई गेस इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। बकाया कोई डाउट होता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो और अगर आपको किसी सेशन में कोई क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट में आप करो, वो डाउट मैं आपका या तो अगले सेशन में ले लूँगा लाइक सेशन 2 में या तो वो डाउट उठा लूँगा या फिर उसका रिप्लाई मैं आपको ऑडियो में दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उससे जाकर के आप जॉइन करिएगा, ठीक है? तो बस अब शुरू करेंगे आज का सेशन। आह, ओके, 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 ओके। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता और ये क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल या किसी भी एक एग्ज़ामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन रिपीट होगा और 1-2 जगह और भी देखने को मिलेगा। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका जून 2023 में जो आपका फ़ेज़ 11 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है फ़ेज़ 11 ग्रेजुएशन लेवल का। अब इसमें भी क्या बात है कि रिसेंटली करंट अफेयर में भी हमें ये देखने को मिला है पिछले महीने। करंट अफेयर मार्च का अगर हम उठाते हैं मार्च 2024 का, तो उसमें अगेन ये न्यूज़ में रहा 11th सेंचुरी का जो भोजशाला का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से ना 3-4 और डायमेंशंस निकलती हैं इस क्वेश्चन की, तो हम सारी चीज़ें एक बार समझ लेते हैं कि भैया करंट अफेयर में क्या रहा और क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ये कई एग्ज़ाम्स में और आता रहा है। अब एक और बात, ये जो क्वेश्चन फ़ेज़ 11 में उठाया गया, ये सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो उसमें भोजशाला के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई गेस आपको समझ में आएगा कि भई यहाँ पे जो क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आ रहे हैं, जो आपके करंट में है या एनसीईआरटी से है, तो वही कहीं न कहीं चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट? चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जो 11वीं शताब्दी का आपका भोजशाला का स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो ये आपका एमपी में पड़ता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? धार डिस्ट्रिक्ट में आपका ये सिचुएटेड है। कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ व्हिच डायनेस्टी? तो कौन सी डायनेस्टी के अंडर जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था? सबसे पहली बात भोजशाला जो है ये एक टेम्पल है, ठीक है? टेम्पल एंड स्टडी सेंटर हुआ करता था ये उस समय का, है ना? अब अगर टेम्पल है तो यहाँ पे कोई ना कोई देवी-देवता की मूर्ति विराजमान होगी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कौन से डेटी जो हैं वो भोजशाला में किन भगवान की डेटी है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है
कि यहाँ पे ये वाग देवी की जो है प्रतिमा है यहाँ पे, या फिर जिन्हें हम सरस्वती माता भी बोलते हैं, ठीक है? विद्या की देवी। तो सरस्वती जी की जो है यहाँ पे हमें मूर्ति देखने को मिलती है भोजशाला में। तो ये पुराने ज़माने में क्या था, अच्छा ये बनवाया किसने था? तो राजा भोज ने बनवाया था। अब अगर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है राजा भोज ने बनवाया था, तो राजा भोज कौन-सी डायनेस्टी का था? तो ये थे परमार डायनेस्टी के, ठीक है? सुनी है ना वो कहावत, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नाउ कम्स द पॉइंट कि भई यहाँ पे आपके लिए ये अभी करंट में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? एक्चुअली में क्या हुआ कि मार्च 2024 में इसके ऊपर एक विवाद हुआ है। भई यहाँ पे क्या हुआ, जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, वो बोल रही हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्योंकि यहाँ पर मंदिर है, वाग्देवी का मंदिर है, तो ये हिंदुइज़्म से रिलेटेड है, इसे हिंदू साइट डिक्लेयर कर दिया जाए। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका कहना है कि भई यहाँ तो मस्जिद है ना? यहाँ पे एक्चुअली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक मस्जिद भी इन्होंने मस्जिद में यहाँ पे ये सजदा वगैरह करते हैं। तो और मस्जिद का नाम क्या है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कमाल मौला मॉस्क, ठीक है? तो कौन-सी मस्जिद है यहाँ पे? कमाल मौला मॉस्क। तो बेसिकली अगर आप इस भोजशाला में देखोगे, तो एक तो वाग्देवी का मंदिर है और दूसरा यहाँ पर एक मॉस्क भी है, जिसे कमाल या कमल जो भी है, मतलब बेसिकली अगर प्रोनाउंस करने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे कमाल मौला मॉस्क करके है। एंड अब यहाँ पे इश्यू क्या है कि जो एएसआई है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने 2003 में एक अरेंजमेंट बनाया था कि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भई ऐसा करते हैं कि ट्यूसडे के दिन तो क्या होगा, जो हिंदूज़ हैं, वो आकर के सरस्वती देवी की पूजा करेंगे यहाँ पे, और फिर जो मुस्लिम्स हैं वो क्या करेंगे, फ्राइडे के दिन यहाँ पे आकर के अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा भई, इस अभी जो इसमें नया विवाद हुआ है, ये मार्च 11 या 12 मार्च के टाइम पे क्या है, हाई कोर्ट में ये मैटर गया है एमपी के कि भई एक्चुअली में इसे कौन-सी साइट डिक्लेयर किया जाए। इससे पहले एएसआई के द्वारा ये अरेंजमेंट बनाया गया था कि भैया ट्यूसडे के दिन तो हिंदू कम्युनिटी पूजा कर लेगी वाग्देवी की, फ्राइडे के दिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये पूजा करेगी, ठीक? तो आई होप कि अब आपको पूरी क्लैरिटी इसमें आ गई होगी। इससे रिलेटेड बस यही छोटे-छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। और अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो अब इमेज है या फिर ये जो बेसिकली स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ वागदेवी, जो एक्चुअल वाला था, वो आज के टाइम पे कहाँ है? तो अब आज के टाइम पे ये जो एक्चुअल स्टैच्यू है, वो लंदन म्यूज़ियम में है, ठीक है? यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पे सरस्वती देवी जी की जो प्रतिमा है, वो उठा कर के ले गए और अब ये डिस्प्ले में है, कहाँ के म्यूज़ियम में? लंदन म्यूज़ियम में। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भोजशाला के देवी की इमेज है, जो भोजशाला टेम्पल के देवी की इमेज है, वो कौन से म्यूज़ियम में डिस्प्ले की गई है? तो याद रखिएगा कौन से म्यूज़ियम में? लंदन म्यूज़ियम में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, अब देखो, तो यहाँ कह रहा है कि कौन-सा दुनिया में इकलौता मैंग्रोव हैबिटेट है, दुनिया में जहाँ पे पांथेरा टिग्रिस की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमाया है। अगर यहाँ पे वो सीधा आपसे बोलता ना, व्हिच इज़ द ओनली डेल्टा, ठीक है? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कर दूँ, इन द वर्ल्ड फॉर द स्पीशीज़, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ बंगाल टाइगर। तो अब आपको वो आंसर यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो समझ रहे हो, यहाँ पे अगर आपको थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज है कि भई पांथेरा टिग्रिस, एक्चुअली में पांथेरा टिग्रिस टिग्रिस होता है बंगाल टाइगर का, हाँ? जो साइंटिफिक नेम होता है। तो बंगाल टाइगर का आपको सीधी-सी बात पता होनी चाहिए, कभी भी बंगाल टाइगर की बात की जाए, रॉयल बंगाल टाइगर एक ही जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में, जो कि एक ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंग्रोव हैबिटेट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि पांथेरा टिग्रिस, अगर हम बंगाल टाइगर की बात करते हैं, कहाँ? सुंदरवन में मिलेगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको आई होप याद ही होंगी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कब बना? सुंदरवन। तो ये बना था आपका 1987 में, ये याद रखिएगा। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा कौन-कौन सी रिवर से मिलके बनता है? तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है? गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे जो मेजर रिवर्स हैं, वो मिलकर के अपना जो है ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये बनाती हैं, राइट? गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, या यहाँ पे एक बेसिकली मेघना और भी छोटी-छोटी रिवर्स भी आ जाती हैं।
तो मेजर यहाँ पे बट कौन सी है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, राइट। और यहाँ पे यही नहीं, आपको अगर यहाँ बंगाल टाइगर के अलावा और भी यहाँ पे बहुत रिच फौना है, ठीक है। यहाँ सुंदरवन में जो है फौना अलग अलग प्रकार की देखने को मिलते हैं। अच्छा, फौना समझते हो ना, जो हम एनिमल्स की बात करते हैं वो फौना होता है, जो वहाँ का प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली आपके फ्लोरा कहलाते हैं, राइट। तो बंगाल टाइगर हो गया, इसके अलावा आपका ओलिव रिडली टर्टल्स, ओलिव रिडली टर्टल्स, ये भी भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं सुंदरवन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इरावड्डी डॉल्फिन्स, इरावड्डी डॉल्फिन्स, ये भी जो है आपका काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे इस मैंग्रोव हैबिटेट में पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन और आता है आपका, ओलिव रिडली हो गया, डॉल्फिन हो गया, एक और आता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये भी आपको मतलब इस तरीके की जो है फौना वगैरह यहाँ देखने को मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात की, वेटलैंड साइट भी है ना। भाई ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है या सुंदरवन है, इसको यहाँ पे वेटलैंड, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी डिक्लेयर किया गया है ना, रामसर कन्वेंशन के तहत इम्पोर्टेंस। तो ये आपका कौन से ईयर में इसको डिक्लेयर किया गया था, है ना, कौन से रामसर कन्वेंशन में, कौन से ईयर के, तो इसे डिक्लेयर किया गया था 2019 का जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसमें सुंदरवन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो है डिक्लेयर किया गया। अच्छा, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। अब ये मैं आपसे अगेन नहीं बताऊंगा मैं, कमेंट करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका एसएससी में आया हुआ है कि जो सुंदरबन डेल्टा है, बेसिकली जो जो सुंदरबन है, सुंदरबन कौन सी दो कंट्रीज में आपका जो है फैला हुआ है। तो एक तो इंडिया में है, एक आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं सुंदरबन कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल के पास है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के पास है। और आपसे दो कंट्री में शेयर होने की बात हो रही है, तो दूसरी कंट्री कौन सी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश हो सकती है, राइट। तो अगर आप देखोगे सुंदरबन का ऐसा है कि 60% एरिया तो बांग्लादेश में है, 40% एरिया इंडिया में है, और जो मेजर एरिया आता है ना वो इंडिया में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें और कुछ जानना चाहते हो क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट तो कुछ खास है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्यों है। ये क्वेश्चन दरअसल करंट अफेयर का है, जो आपका 2023 जून में पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसलिए है बिकॉज आने वाले साल में जो है ये यहाँ पे पूछा गया है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना कि टारगेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत रिपीट भी होते हैं, करंट अफेयर वाले भी। बेसिकली बात हो रही है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जो कि सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि टीबी को, जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब तो ये मतलब बेसिकली कौन से किससे होता है, तो आपको दो तीन चीज़ें तो ये भी पता होंगी। टीबी होता किससे है, बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो आगे उसको मैं टीबी ही लिख देता हूँ। ये कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करेगा भैया, लंग्स को अफेक्ट करता है ना। एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि हम टीबी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, टीबी डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मेंटोक्स करके जो टेस्ट है आपका, ये किया जाता है टू डिटेक्ट टीबी, राइट। बेसिकली इसका नाम होता है मेंटोक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, राइट। तो मेंटोक्स टीएसटी जो है किया जाता है, जिससे कि हमें पता चले भैया इस आदमी को टीबी है या नहीं है। तो भैया ये कब तक एंड हो जाएगा, ये अपना 2025 तक जो है एंड करने का यहाँ पे निश्चय किया गया है कि हम इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर देंगे 2025 तक। हालांकि बहुत पेशेंट है इंडिया में अपने टीबी के, बट फिर भी देखते हैं क्या इसका 2025 तक रिस्पॉन्स रहता है। और क्या इसमें याद रखोगे, अच्छा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये आएगा, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको, MOHFW। क्या हुआ इसका मतलब, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। ये बात भी आई होप आपको समझ में आती है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निक्षय, निक्षय मित्र इनिशिएटिव क्या है,
निक्षय मित्र इनिशिएटिव क्या है या ये किससे रिलेटेड है, किस रोग से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा कि जो टीबी से मतलब इसी के अंदर जो टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, इसी में ही एक निक्षय मित्र इनिशिएटिव लाया गया है जिसके तहत जो टीबी का डायग्नोसिस है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना हमें कैसे पता चलेगा भई इसको टीबी है तो उसका डायग्नोसिस हो गया, उसको कोई सपोर्ट देना है पर्सन को या फिर कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे कि किसी स्टेट में कोई पर्सन है जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी को देना चाहता है ना? डोनर जिनको आप कह सकते हो, तो उनको कहा जाएगा इस स्कीम के तहत उनसे भी कहा जाएगा, उनकी हेल्प ली जाएगी लोगों की और उनको बोला जाएगा निक्षय मित्र बोला जाएगा उनको, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्या रह गया भैया? अच्छा, टीबी को लेकर के अगर मैं आपसे पूछूँ भई टीबी में कौन-सी वैक्सीन दी जाती है? तो इस वैक्सीन का नाम मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत रद्दी से हैं, ये हर जगह आते ही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ी-सी लज्जा महसूस होनी चाहिए। कौन-सी वैक्सीन का यूज़ होता है भई? बीसीजी वैक्सीन का यूज़ होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बता पाएँगे आप? फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वैसिल कैमलेटे कैमलेटे बोलते हैं या कैल मतलब जो भी है देखना एक बार ऐसे ही होगा। वैसिले इसको देख लेना एल या एम किस तरफ आता है। थोड़ा-सा मेरे को कन्फ्यूज़न है और वैसिले कैलमेटे गिरिन, है ना? गिरिन, ये है भैया इसका नाम वैक्सीन का। चलो, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अगले सवाल पे आते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए क्या? अच्छा, 4th क्वेश्चन है आपका ओके, इन 2021 तो ठीक है ये क्वेश्चन मतलब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं और इतने चांसेस भी नहीं है इसके रिपीट वगैरह होने के। बट फिर भी ठीक है अगर आपको पूछा जाए कि रोहित शर्मा ने 3000 रन किसके अपोजिट में बनाए थे तो नामीबिया के अपोजिट में बनाए थे। 2021 की न्यूज़ है ये फिरकी लेने के लिए क्वेश्चन डाल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट्स इज़ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गिवन? तो भई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ट्रॉफ़ी जो है आपकी रणजी टीम्स के बीच में खेली जाती है। ये मतलब अगर सवाल थोड़ा-सा टफ बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। जो रणजी ट्रॉफ़ी की टीम्स होती हैं ना, उनके बीच में ये मैच खेला जाता है और किस तरीके के मैच होते हैं, ये टी20 मैचेस होते हैं। डोमेस्टिक गेम्स होते हैं बेसिकली। टी20 वाले जो डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफ़ी वाली टीम्स होंगी, उनमें ये खेला जाता है कौन-सा गेम के लिए? तो क्रिकेट ये तो लल्लू-पंजू है कि भई क्रिकेट गेम के लिए खेला जाता है। अच्छा अब सवाल इसमें ये भी आएगा कि अभी जो 2023-24 वाला यहाँ पे आपका एडिशन हुआ है, सैयद मुश्ताक अली कप का या ट्रॉफ़ी का, ये किसने जीता? तो भई ये जीता है अपने पंजाब ने, ठीक है? पंजाब टीम ने जो है अभी रिसेंटली इसको जीता हुआ है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कब ये स्टार्ट हुई तो 2006-7 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी को। कौन-सी गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट से। तो इसी बात पे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रॉफ़ीज़ की बात कर लेते हैं। मैं लल्लू पंजू ट्रॉफ़ी की बात नहीं करूँगा, है ना? जो कि बच्चों को याद ही रहती हैं। तो अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं इसमें अपना एक तो सैयद मुश्ताक अली हो गया, एक आपका ईरानी कप पूछ लिया जाता है। कई लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ईरानी कप किसका है? ये क्रिकेट का ही है, ठीक है? और इसके बाद आपका एक आता है ये हो गया दलीप ट्रॉफ़ी, है ना? दलीप ट्रॉफ़ी तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को याद रहता ही होगा। फिर आपका इसमें पूछ लिया जाता है देवधर ट्रॉफ़ी, है ना? ये क्या है कि कभी मतलब ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे याद नहीं रखते हैं। जैसे देवधर ट्रॉफ़ी आ गया, तो देवधर ट्रॉफ़ी में कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो ऐसा टेंशन रखो लेने का। फिर आ जाता है एशेस, है ना? ये आपका इंडिया का नहीं है। बताओ ये कौन-सी कंट्री में खेली जाती है एशेस सीरीज़, है ना? एशेस कप कौन-सी कंट्री का है? और फिर आपका एक सहारा कप, है ना? ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको थोड़े से याद रखने हैं, राइट? क्रिकेट के अंदर। फिर अब हम यहाँ पे बैडमिंटन की बात आई है, तो बैडमिंटन की भी बात कर ही लेते हैं कि भैया बैडमिंटन में कौन-सी इम्पोर्टेंट ट्रॉफ़ीज़ हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें आपका थॉमस कप, ठीक है? तो बैडमिंटन में एक तो भई थॉमस कप मिलता है। थॉमस कप जो है अपना बैडमिंटन का है। फिर ऊबर कप ये एक्चुअली में वुमेन के वुमेन जो स्पोर्ट मतलब वुमेन बैडमिंटन प्लेयर होती हैं, उनके बीच में ये आपका ट्रॉफ़ी दी जाती है। फिर आ जाती है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, है ना? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है एसएससी के और काफ़ी रेयर केसेस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन और वो फिर नंबर देते हैं या लेके जाते हैं बच्चों के। फिर आपका एक नारंग कप हो गया, नारंग कप। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपके
बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स ट्रॉफी को लेकर के। फिर अपना आप हॉकी उठा लो, है ना? हॉकी से बहुत सवाल आते हैं, हॉकी। हॉकी में कौन-कौन से कप होते हैं? एक तो अपना आगा खां कप होता है, आगा खां कप, ये कई बार पूछा जाता है, बच्चों को याद भी होगा, है ना? फिर आपका हॉकी में आ जाता है ध्यानचंद ट्रॉफी। देखो ध्यानचंद ट्रॉफी तो ये आप लोग आराम से कर ही आओगे। भाई ध्यानचंद जी का नाम जहाँ भी आएगा, तो वहाँ पे हॉकी तो आना लाज़मी है। और फिर इसमें उम, ये हो गया। एक याद रखिएगा, जैसे ये जो लिखा है ना महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, यहीं पे एक क्वेश्चन आया था पिछली बार। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप होता है बच्चों बैडमिंटन का, लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि एक और होता है रणजीत सिंह कप, है ना? रणजीत सिंह कप, ये होता है अपने हॉकी का। ये बड़ी प्यारी चीज़ है ना? और फिर अपना अ अ और तो हॉकी में आपका क्या पूछा जाएगा? हाँ, सुल्तान अजलान शाह करके है, तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, है ना? ये भी आपकी हॉकी से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर हम फिर फुटबॉल को देखें, तो फुटबॉल में आपका सबसे ज़्यादा 2 पूछे जाते हैं। एक तो संतोष ट्रॉफी हो गई और फिर आपकी एक हो जाती है यहाँ पे ड्यूरंड कप, है ना? तो ये 2 इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको हल्के-हल्के करा दी हैं। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड अगर कोई सेशन चाहिए हो, मैं यानी कि मतलब हम बेसिकली अगर कोई स्टैटिक जीके की सीरीज़ चलाते हैं ना, तो उसमें मैं आपको अलग से ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, है ना? टॉपिक वाइज़, नहीं तो ऐसे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेजरली ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हू अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद ब्राह्मो समाज? अब भई ब्राह्मो समाज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ब्राह्मो समाज से रिलेटेड ये तो सबको पता है कि इसकी स्थापना यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने की थी। बट देखो क्वेश्चन कितना प्यारा आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होगा जो इससे एसोसिएटेड नहीं था। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी समाज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? रिलीजियस रिफॉर्म्स, अगर आप ये टॉपिक ऐसे ही रट्टा मार के जाओगे, कहीं से आपने पढ़ लिया ये इसने फाउंड किया, इसने फाउंड किया, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। जबकि ये सवाल एसएससी के 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, राइट? अपना ये सिलेक्शन पोस्ट में। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम इनको अच्छे से कवर करें। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ, आप इसके लिए एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़िएगा। क्लास 8th या 9th का है, रिलीजियस रिफॉर्म्स करके, उसमें आपको डिटेल में बताया गया है इसके बारे में कि भई कौन-कौन एसोसिएटेड था। वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। और एसएससी ऐसे क्वेश्चंस 2022 से पूछने लग गया है, जहाँ पे एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा इंक्लूज़न है। और उसी को लेके हमने गोल्डन बुक भी बनाई हुई है, तो अगर आप चाहो तो उसे रेफ़र करना। नहीं तो बट एनसीईआरटी के टॉपिक्स को रेफ़र ज़रूर करिए, क्वेश्चन वहाँ से बहुत फँस रहे हैं, ठीक है? तो कुल मिला के देखो अब यहाँ पे क्या बात है कि स्टार्टिंग में जब आपका ये फाउंड किया गया, जो ब्राह्मो समाज है, ये 1843 में फाउंड किया गया था और इसे इनिशियली राजा राममोहन रॉय ने फाउंड किया था। उसके बाद क्या हुआ, इनमें आपसी मतभेद भी हुए आगे चल के। तो 1866 के आसपास जो है कुछ अलग दड़ हो गए, कुछ अलग दड़ हो गए। तो कुल मिला के बात ये है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ये दोनों ही ब्राह्मो समाज से रिलेटेड थे। और केशव चंद्र सेन की ही एक अंडर एज बेटी थी दरअसल, जिनका विवाह हो गया था और फिर उसको लेकर के आगे मतलब उसी इंसिडेंट से प्रेरित होकर के यहाँ पे कहीं न कहीं ब्राह्मो समाज की स्थापना हुई थी। तो इस तरह की कहानी है, उसमें आपको ख़ैर ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही याद रखो, आत्माराम पांडुरंग जी इससे रिलेटेड नहीं है। और आत्माराम पांडुरंग जी ने तो अपना ये प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन ये आता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो भई आत्माराम पांडुरंग जी ने की। कब की थी इन्होंने? 1867 के आसपास। अभी मैंने आपको बताया ना इन दोनों का यहाँ पे इंटरफेरेंस कब से शुरू हुआ? 1866 से। कहीं न कहीं वहीं अब ये भी एक्चुअली में रिलेटेड हैं आत्माराम पांडुरंग जी से। बट आत्माराम पांडुरंग जी का इन्वॉल्व कभी कहीं से भी ब्राह्मो समाज में नहीं था, क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र में थे। आत्माराम पांडुरंग जी रिलेटेड है महाराष्ट्र से और ये तीनों रिलेटेड हैं आपके कोलकाता से, ठीक है? तो अब आप इससे भी समझ पाए होंगे। अगर आप इवन नाम भी देखोगे, रॉय सेन टैगोर, ये तीनों के तीनों आपको कोलकाता से रिलेटेड दिखेंगे। तो कॉमन सेंस लगा के भी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करके आ सकते थे। हुँ।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूज्ड ईवीएम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन मे 1982? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। तो यहाँ पे है मतलब तो सबसे पहले तो आपको ईवीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना? क्या होता है ईवीएम? आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखो, जब ये ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था केरला में, तो केरला हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है केरला की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है आपका ईवीएम का सबसे पहले यूज किया गया था, तो ये पेरवूर जो है, पेरवूर करके कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। तो वहाँ पे जो है पहली बार 1982 में यूज़ हुआ था। उसके बाद 1998 के बाद से कई जगह जो है ईवीएम का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और इवन यहाँ पे जो सबसे पहले स्टेट इलेक्शंस हुए थे तो वो 2003 में हुए थे थ्रू द यूज़ ऑफ ईवीएम, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कमीशन ने लोकसभा इलेक्शंस को ईवीएम के थ्रू कराने का निर्णय कौन से ईयर में लिया, कि भाई ईवीएम से ही जो लोकसभा इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस ये करवाए जाएंगे, तो ये डिसाइड किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2004 में, ठीक है। और ये था आपका 2003 में स्टेट इलेक्शंस करवाए गए थे, ठीक है। एंड बाई इलेक्शंस भी करवाए गए थे। तो मतलब बेसिकली 1998 से 2003 के बीच में कहीं ना कहीं जो ईवीएम का यूज़ है वो काफ़ी बढ़ा। और इसके बाद में आपका फाइनली तो 2004 से लोकसभा इलेक्शंस में ईवीएम का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। अब एक बात और है यहाँ पे, क्या है कि जो पहले ईवीएम होती थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो यहाँ पे अब आप समझिएगा, अभी जो एज ऑफ नाउ जो ईवीएम है उसके तीन पार्ट होते हैं। ये सबसे पहला पार्ट होता है, इसको बोला जाता है बीयू, राइट। फिर आपका बैलेट यूनिट, इसके बाद होता है आपका एक वीवीपैट, ठीक है। ये एक वीवीपैट होता है। इस वीवीपैट में क्या होता है कि आपने यहाँ पे ये बीयू तो वो होता है जो मतलब जो भी यहाँ पे अपना हम जो भी वोट देते हैं, ये ब्लू कलर का यहाँ पे रहता है ना बटन, उस जो भी बटन दबाओगे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, उसका जो भी चिन्ह है वो बना होगा, तो यहाँ पे आप दबा दोगे बटन, तो उससे क्या होगा, इस वीवीपैट में एक स्लिप निकल जाती है। तो वो स्लिप जो है कैंडिडेट मतलब जो इलेक्शन मतदाता गया है अपना वोट देने के लिए, वोटर है जो, वो यहाँ पे देख सकता है कि मैंने जिसका उंगली मतलब जिसका बटन दबाया था वही निकल के आई है पर्ची। तो वो आप बाहर से ही देख सकते हो, है ना। मतलब उसमें ऐसा ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कवर होता है, उसमें से आप देख सकते हो, तो इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस यूनिट को बोला जाता है वीवीपैट। अब ये जो वीवीपैट है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, राइट। कब से जो है आपका अम्म, सारे लोकसभा इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वीवीपैट का यूज किया जाने लगा 2019 में। अब यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये ना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये मत समझिएगा कि सर आप क्यों इसके बारे में बताने लग रहे हो। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो मतलब बेसिकली वीवीपैट होता है, इसके बाद एक और होता है, मैं आपको पहले तो यही बता दूं, है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर ये होता है सीयू। इसका जो है जो वोटर है उससे कोई काम नहीं होता। सीयू का काम मतलब बेसिकली जो भी इनपुट होता है ना और जो भी आउटपुट निकल के आता है वो सारा का सारा सीयू में ही स्टोर होता है कि भैया टोटल कितने कैंडिडेट हैं, टोटल कितने वोट दिए गए, किस अब अगर वोटर्स की जो मतलब जो भी डेटा है उसको एरेज करने का ऑप्शन भी इसी में रहता है ना। तो इसकी काफ़ी बड़ी बात है, वो सब खैर इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपके लिए नेसेसरी नहीं है। ये वीवीपैट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए हैं। वीवीपैट का एक्चुअली में क्या हुआ, सबसे पहले यूज़ हुआ था 2013 में नागालैंड में, ठीक है? नागालैंड के बाई इलेक्शंस में इसका यूज़ हुआ था। और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चला, जिसमें कि 2013 में, याद रखिएगा, 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी वर्डिक्ट दिया यहाँ पे, जिसमें केस था सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये केस था। इसके अंदर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग दी कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं ईवीएम के द्वारा उसमें वीवीपैट का यूज बिल्कुल नेसेसरी है। तो ये एक निर्णय जब आया 2013 में,
तो फिर यहाँ धीरे-धीरे वीवीपैट का यूज़ बढ़ा, जो हमारी ईवीएम होती है उसमें, और फाइनली 2019 से क्या है कि सारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 2019 वाले इलेक्शंस हुए थे, उसमें सारी की सारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या किया गया, है ना? ये वीवीपैट का यूज़ स्टार्ट कर दिया गया। तो आई गेस आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन भी नहीं आएगा, है ना? एक क्वेश्चन और आपके एक स्टेट एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रख लेना इन केस अगर आपका रिपीट हो जाए। देखा है मैंने एसएससी में कई बार स्टेट एग्जाम के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यूपी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, यूपी और यूपीएससी वाले क्वेश्चंस भी रिपीट कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच मॉडल ऑफ which model of EVM is being used by ECI currently, है ना? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा अभी हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, M3 मॉडल। आपने देखा है ना, 3 मशीन है, बेसिकली 3 मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, तो ईवीएम के 3 पार्ट हैं, M3 मॉडल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे? तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है विद द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन? ओके, अब देखो पब्लिक सर्विस कमीशन से आपको दो चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई एक तो हमारा होता है यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक होता है एसपीएससी। अब एसपीएससी में अलग अलग स्टेट के होते हैं, बेसिकली यहाँ पे एस का मतलब क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत जो भी पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर को एज वेल एज चेयरमैन, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको चेयरमैन लिखा भी मिल जाए ना, तब भी आप समझ जाइएगा, है ना, कि सेम आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। तो ये आर्टिकल नंबर है 317। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बोला कि एसएससी कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को उठा रहा है। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आया हुआ है। यूपी पीएससी का आप एग्जाम पेपर उठाओगे, यूपी पीएससी प्रीलिम्स 24 अक्टूबर का, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि भाई सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे पहले एमपीएससी में आया हुआ है, महाराष्ट्र पीएससी में, तो ये क्वेश्चन वो वाले हैं। तो खैर मतलब इनको आप याद रखिएगा अच्छे से। अब कौन हटाता है यहाँ पे, बेसिकली प्रेसिडेंट हटा रहा होता है ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो यहाँ पे जो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, एसपीएससी की बात करते हैं ना, क्योंकि ये भी आया हुआ है, तो इनका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। ठीक है, कौन करता है भाई, गवर्नर करता है। अच्छा जी, फिर अगर मैं पूछ लूं कि कितनी इनकी मतलब क्या टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, राइट, टर्म ऑफ ऑफिस इनका क्या होता है, या तो एज 62 ईयर्स की हो जाए, या फिर इन्होंने 6 ईयर्स की अपनी कार्य अवधि को पूरा कर लिया हो। ठीक है, यानी 6 साल के लिए इनको बनाया जा सकता है। ओके, तो अब रीअपॉइंट एक और क्वेश्चन आता है, क्या जो मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनका रीअपॉइंटमेंट होता है? तो एक बात याद रखिएगा, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है एज अ मेंबर ऑफ पीएससी अगेन। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसके रिमूवल या सस्पेंशन किसके थ्रू होगा, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगा रिमूवल, यूपीएससी के मेंबर का भी, एसपीएससी के मेंबर का भी। इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में हमेशा ये लोग क्या देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यहाँ पे ये कभी भी मेंशन नहीं करते कि यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है। दोनों के ही मेंबर्स को या चेयरमैन को जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और अब आप ये आर्टिकल 315 देख रहे होगे, तो आर्टिकल 315 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है आपके आर्टिकल नंबर 315 में, और 317 में बोला गया है इनके मेंबर और चेयरमैन को रिमूव या सस्पेंड करने के प्रोविजंस है। अच्छा, ये किसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, संगठित करना, लाइक दैट, है ना। तो किसका संगठित करेंगे, तो ये यूनियन एज वेल एज स्टेट, यूनियन एज वेल एज स्टेट की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अच्छा, और आर्टिकल 315 आपने पढ़ लिया, 317 पढ़ लिया, तो एक बार 316 भी पढ़ लो इन केस अगर आपके एग्जाम में कहीं आ जाए। तो अब 316 में क्या होता है, अपॉइंटमेंट एंड
टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। ये अपने नोट्स आप साथ में आई होप बनाते हुए चल रहे होगे। नए बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि आपको हमेशा, मैं कोई भी लेक्चर लेता हूं तो अपने साथ में पेन पेपर लेके बैठना ही बैठना है ना। इस भरोसे पे मत रहना कि आप अ, इसकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा उससे कर लोगे या किसी और चीज़ से कर लोगे। देखो भाई, एक बार हाथ से निकाल दोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप बस उसको 1-2 बार और रिवाइज़ करोगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं तो ऐसे बस ये पीडीएफ ही इकट्ठी करते रह जाओगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पुराने स्टूडेंट्स को आई होप पता ही होगा। तो आर्टिकल नंबर 316 में होता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पब्लिक ऑफ मेंबर्स ऑफ पीएससी, राइट? मेंबर्स ऑफ पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन एज वेल एज स्टेट, ठीक है। दोनों के ही मेंबर्स के अपॉइंटमेंट या टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल नंबर 316। 317 बता देता है कि भाई इनको हटाना कैसे है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 324 और 320 की बात भी कर ही लेते हैं। अच्छा, 324 के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। और 324 किसके बारे में बात करता है? आपका सुप्रिटेंडेंस, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस। और ये होते हैं इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन में जो पावर्स वेस्टेड हैं फॉर द सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, इसके बारे में बात की गई है आपके आर्टिकल नंबर 324 में, ठीक है। और आपका आर्टिकल नंबर 320 अगेन रिलेटेड है पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑलराइट। तो ये कुछ हमें नए आर्टिकल देखने को मिले जो एसएससी नहीं पूछता था इससे पहले, बट अब आपको ये भी माइंड में रखना है कि भाई ऐसे आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। अर्लियर ऐसे क्वेश्चंस पहले एसएससी में नहीं आते थे। जो मेजर एसएससी में आर्टिकल पूछने वाले हैं वो मैंने आपको पेनेशिया 1.0 या 2.0 में आई गेस पूरी लिस्ट करा रखी है। वो आपने करी ही होगी, उसमें ये और ऐड ऑन कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो मैं अलग से ही कुछ आर्टिकल का एक सेशन बना दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। तो फिर वो वहाँ पे हम सारी लिस्ट कवर कर ही लेंगे। और जो जो एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे उनको भी आप ऐड ऑन करते जाएंगे, तो फिर मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। इसलिए बोलता हूँ अपने एक नोट्स बनाते रहो। तो फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब क्या हो गया? यूनियन एज वेल एज स्टेट, दोनों के बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही होगी। तो ये हो गया अपनी कहानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल फास्टिंग एंड फीस्टिंग? ओके, तो ये अपना लिखा था अनीता देसाई ने, है ना। अब ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन ही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं रिपीट हो जाए फिर से तो याद रखना, बिकॉज ये ना तो करंट अफेयर का पार्ट है ना ऐसा कुछ खास। ये बहुत मतलब ऐसा कुछ इसको रिसेंटली अवार्ड ही मिला है, तो बस याद रखिएगा ये अनीता देसाई ने लिखा है। अच्छा, फिर ये अरुंधति रॉय का एक इम्पॉर्टेंट नोवेल है जो कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? तो भाई ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। और इसको क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसको बुकर प्राइज मिला था इस नॉवल को, ठीक है। बुकर प्राइज, ओके, बुकर, बुकर प्राइज मिला था। और कौन से ईयर में मिला था तो ये भी याद रख लेना, 1997 में मिला था। इंडियन ओरिजिन की राइटर हैं तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़। एंड और कौन है यहाँ पे? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी के बारे में अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए नेम से कि भैया हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉवल नेम से, तो ये झुम्पा लाहिरी हैं। इनका ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नेम से क्या है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। तो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ईयर वॉज डिजाइंड बाई यूनेस्को एज द इंटरनेशनल, अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब देखिए इसको। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल का इंटरनेशनल, अब देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ही ट्रिक है। आपको इवन भले इसकी खबर भी ना हो ना तब भी आप इसका करेक्ट आंसर लगा के आ सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ रखी है। अब आपको ये तो पता होगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कब पब्लिश हुई थी पहली बार? तो ये 1869 में पब्लिश हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। हाँ, तो 1869 में आई थी मेंडलीव की पहली बार ये प्रिंट हुई थी, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक तरीके से 1869 में आई थी। और अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि जर्मन में कब पब्लिश हुई थी, तो जर्मन में हुई थी फिर ये 1872 में। उस टाइम पे ये अलग खेल था। तो खैर ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने साइड में नॉलेज दे दी।
तो 1869 में हुई थी। अब भैया आप एनिवर्सरी कौन सी मना रहे हो? 150th एनिवर्सरी मना रहे हो। इसमें 150 ईयर्स के बाद कौन सा ईयर निकलेगा? 2019 ही तो निकलेगा। तो भाई 2019 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आपको ये जो भी इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर करता है ना यूनेस्को, वो पता होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 2016 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 2016 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, ठीक है। और फिर अपना अगर हम यहाँ 2020 की बात कर लें, है ना, 2020 का भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इंटरनेशनल ईयर को मैं आई लिख देता हूँ, आई ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है। तो प्लांट हेल्थ का इंटरनेशनल ईयर कौन सा डिक्लेयर हुआ है? 2020, अभी 2020 तक डिक्लेयर किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जरा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत सवाल आते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं देखो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल बेसिकली दो ही हम मानते हैं, वैसे है ही तो तीन चार और हैं, जिसमें कि आपको डोब्रेनर स्ट्राइड मिलेगा, फलाना ढिमकाना। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल की कायदे से बात करते हैं तो वो पहले मेंडलीव की है। और मेंडलीव इतना चमत्कारी इंसान था कि इसने जो पहले से प्रेडिक्शन दी थी जिन जिन मेटल्स की, हमें वो मेटल्स भी मिले, है ना। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग इंसान था ये मेंडलीव। और यहाँ पे फिर आपका आ जाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम आज के टाइम पे फॉलो करते हैं। सबसे बेसिक सी बात, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो फंडामेंटल्स थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, यानी कि फाउंडेशन क्या था? इनका फाउंडेशन था एटॉमिक मास का। इन्होंने जो यानी कि एटॉमिक मास के बेस पे जो है अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस किया हुआ है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो पहले है, इस तरीके से, है ना। ऐसा हाइड्रोजन इधर है, हीलियम इधर है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे, तो भैया 63 थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 प्लेस किए गए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है इसमें हमेशा ही। अच्छा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो भी गैप थे जो एलिमेंट पहले डिस्कवर नहीं किए गए थे, तो उन्हें पहले से अंदाजा था कि ये एलिमेंट हमें डिस्कवर किए जा सकते हैं, इसलिए बोला जाता है ये बहुत ही अमेजिंग इंसान था मेंडलीव। अच्छा, नोबल गैसेस, एक क्वेश्चन आता है, क्या नोबल गैसेस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड थी? तो नोबल गैसेस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड नहीं थी, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड की गई, ठीक है। अच्छा, अब कितने ग्रुप हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो ग्रुप हैं अपने 18, ठीक है। एक चीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि कितने पीरियड्स हैं जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियड कितने हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो ट्रांजिशनल, अच्छा देखो, एक बात और, एक क्वेश्चन और आता है कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, अब इसकी मैं ज़रा और ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। ज़्यादा अंदर जाता हूँ तो फिर वो टाइम बहुत चला जाता है एक ही क्वेश्चन पे। ट्रांजिशनल एलिमेंट, अब बस ठीक है, अभी दिमाग में ये रख लो, ट्रांजिशनल एलिमेंट है। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट को अलग सेपरेट ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। सेपरेट पीरियड्स में बेसिकली रखा गया है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जबकि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये अदर एलिमेंट्स के साथ इंक्लूडेड थे, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी ट्रांजिशनल एलिमेंट और जो अदर एलिमेंट थे वो साथ साथ थे मेंडलीव की टेबल में। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग से ट्रांजिशनल एलिमेंट को रखा गया है। वो आपने देखा है ना, वो नीचे एक अलग सा ब्लॉक बना हुआ है। तो ये ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हो तो नीचे दिखते हैं ना, तो वही है अपने ट्रांजिशनल एलिमेंट। ज़्यादा अभी मैं इसके फाउंडेशन में नहीं घुसूंगा। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्क्रिप्शंस का सवाल देखो, जो गोल्डन बुक हमने दी है आपको, उसमें सबसे पहला चैप्टर ही इंस्क्रिप्शंस का है। उसके ऊपर हमने बड़ी लंबी कहानी दी है, बिकॉज इंस्क्रिप्शन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो बुक मैंने आपको 2022 में दी थी, देखो, और ये पेपर 2023 में हुआ है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एक काम करेंगे, इसको हम और डिटेल में ही पढ़ेंगे और फिर अगले सेशन में इसको कंप्लीट करते हैं। आज का तो पहला ही सेशन था, आपको किस तरीके से सेशन लगा है, क्या चीज़ें आप और चाहते हो उसमें इंक्लूड की जाए, है ना। तो और बताइएगा ज़रूर। एंड पहला सेशन है सीरीज़ का, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई ही होंगी। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करते रहिए, अभी आपके पास में टाइम है। एंड आई वांट कि आप 2024 में एटलीस्ट कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लो, है ना। चलिए खैर, ऑल राइट, बाय बाय।